जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी ये क्लास यूपीएसआई की मूल विधि और भारतीय संविधान की क्लास होती है, जिसमें से आज हम क्लास नंबर 30वीं को जो है कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 29 क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने वो क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 प्रवृत्त हुआ। तो बताइए दोस्तों, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम जो है कब प्रवृत्त हुआ था, जो कि 1956 का था। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो है 30 जुलाई 1956 को जो है प्रवृत्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है यूपीएसआई का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति से अभिप्राय है। तो बताइए दोस्तों, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति से क्या अभिप्राय है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वाणिज्य प्रयोजनों हेतु लैंगिक शोषण एवं दुरुपयोग, यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वयस्क से क्या अभिप्राय है। तो बताइए दोस्तों, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वयस्क से क्या अभिप्राय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो उसे ही अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत वयस्क माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपना जीवन यापन वेश्यावृत्ति से कर रहा है तो वह दंडित होगा। तो बताइए दोस्तों, उसे कौन सी धारा के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 4 के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में वेश्यागृह परिभाषित है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा के अंतर्गत जो है वेश्यागृह को अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 2 के का में जो है वेश्यावृत्ति को परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति परिभाषित है। तो बताइए दोस्तों, वेश्यावृत्ति किस में परिभाषित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। धारा 2 के चा में जो है इसे परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपना घर वेश्यागृह पर देने के लिए दंडित हो चुका है और पुनः वह अपना घर किसी दूसरे को वेश्यावृत्ति के लिए देता है तो दंडित होगा। तो कहने का मतलब है, यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति अपने घर को देता है वेश्यावृत्ति करने के लिए और एक बार वह दंडित हो चुका है लेकिन पुनः वो वही काम कर रहा है तो उसको दोबारा जो है किस प्रकार से दंडित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, उसे जो है न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास जो कि 5 वर्ष तक का हो सकता है और 2000 का जुर्माना दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक का कारावास और 2000 का जुर्माना से उसे दोबारा दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्न में अल्पवय व्यक्ति कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, अल्पवय व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अल्पवय व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, अल्पवय व्यक्ति अधिनियम 1956 कब अधिनियमित हुआ था। तो बताइए दोस्तों, ये जो है कब अधिनियमित किया गया था।
तो राइट आंसर बनेगा 28 दिसंबर 1956 को जो है इसे अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, अनैतिक व्यापार निवारण की धारा 7A के लिए दिए गए लोक स्थान पर कितनी दूरी के अंतर्गत जो है वेश्याव्रत निषेध है। तो बताइए दोस्तों, जो धारा 7 के 1 में जो है परिभाषा दी गई है, तो उसके अंतर्गत कितने अंदर के दायरा में वेश्याव्रत जो है निषेध है। तो राइट आंसर बनेगा 200 मीटर के अंतर्गत वेश्याव्रत निषेध है। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है, अपहानिकर प्रकाशन की परिभाषा इस अधिनियम में दी गई है। तो बताइए दोस्तों, कौन से अधिनियम अर्थात धारा के अनुसार अपहानिकर प्रकाशन की परिभाषा दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। धारा 2 के का में जो है इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला है, राज्य जिसमें परामर्श के बाद किसी प्रकाशन को अपहानिकर प्रकाशन के रूप में अधिसूचित कर सकता है। तो बताइए दोस्तों, कौन इसे जो है अधिसूचित कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगी महाअधिवक्ता के परामर्श से जो है इसे अधिसूचित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है। तो बताइए दोस्तों, जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है, वह किस प्रस्ताव का परिणाम है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों का संरक्षण के प्रस्ताव से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक का कोई वस्तु दिखाना माना जाएगा। तो बताइए दोस्तों, कोई भी बालक को अश्लील वीडियो वगैरह दिखाने के प्रयोजन से कोई भी व्यक्ति मीडिया के द्वारा दिखाता है तो वो क्या कहा जाता है। तो उसे जो है लैंगिक उत्पीड़न कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से, लैंगिक परितोषण में निम्नलिखित बातों में नहीं आएंगे। तो बताइए दोस्तों, लैंगिक परितोषण में कौन सी बातें जो है नहीं आती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो ऊपर दी गई हुई सभी बातें हैं। किसी बालक का अशोभनीय या अश्लील पूर्ण प्रदर्शन करना, तो ये भी नहीं आता है। दूसरा है, किसी बालक के जनेंद्रियों का प्रदर्शन करना, ये भी नहीं आता है। अगला कह रहा है, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों को करना, ये भी नहीं आता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं जो है लैंगिक परितोषण के अंतर्गत आती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को राष्ट्रपति ने कब अनुमति प्रदान की है। तो बताइए दोस्तों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी है। तो राइट आंसर बनेगा 19 जून 2012 को जो है राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का निम्न उद्देश्य नहीं है। तो बताइए दोस्तों, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 का इन चारों में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा, बालकों का अपराधी बनाने से रोकने हेतु यही इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है दोस्तों। और बाकी लैंगिक हमला रोकने हेतु ये इसका उद्देश्य है। लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य रोकने हेतु ये भी है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस तारीख को प्रभाव में आया था। तो बताइए दोस्तों, ये जो है अधिनियम किस तिथि को जो है प्रभाव में आया था या अस्तित्व में आया था।
तो राइट आंसर बनेगा 14 नवंबर 2012 को जो है ये अस्तित्व में आया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायी सौंपा गया है? तो बताइए दोस्तों, किसको जो है सौंपा गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खाली जगह को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अपराधों पर घोषणा को अपनाया गया था। तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है बाल अपराधों की घोषणा को अपनाया है, किस तिथि को? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 20 नवंबर 1959 को जो है इसे अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन करा, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने के लिए खाली जगह से कम नहीं कारावास हो सकता है। तो बताइए दोस्तों, अश्लील प्रयोजनों के लिए अगर बालकों का उपयोग किया जाता है तो उस व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा से दंडित किया जाएगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 वर्ष की जो है कारावास उसे हो सकती है, उस व्यक्ति को जो ये कार्य करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में खाली जगह संशोधन किया गया है। तो बताइए दोस्तों, यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का किस वर्ष जो है संशोधन किया गया था, अभी हाल ही में? तो राइट आंसर बनेगा 2019 में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पर राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई है? तो बताइए दोस्तों, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में जो है राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20 जनवरी 2006 को इसमें जो है राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की गई थी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को वर्ष खाली जगह में अपनाया था। तो बताइए दोस्तों, किस वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1959 में जो है इसे अपनाया गया था। अभी इसके पहले भी ये क्वेश्चन दूसरे शब्दों में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? तो बताइए दोस्तों, बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब पारित किया गया था? तो यह जो है 2005 में अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से दोस्तों आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चन शुरू हैं, क्योंकि इस क्लास में टोटल आपके 50 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपके 25 क्वेश्चंस मूल विधि के और 25 क्वेश्चंस भारतीय संविधान के होते हैं। तो भारतीय संविधान का पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार खाली जगह द्वारा पेश किया गया था। तो बताइए दोस्तों, भारतीयों के लिए एक संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. राय के द्वारा जो है पेश किया गया था। और एम.एन. राय ने सर्वप्रथम जो है 1934 में संविधान सभा के गठन की बात की थी। कब दोस्तों? 1934 में एम.एन. राय द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन के लिए बात की गई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है यूपीएसआई और यूपी पुलिस दोनों में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो बताइए दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा, भारत में जो है वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए यह गणतंत्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपर्पित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, किस दिन जो है इसे अंगीकृत किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रम को इसको अंगीकृत किया गया था। अर्थात कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जो है इसे अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अगर शुक्ल पक्ष में पूछता है तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रम संवत में इसे अंगीकृत किया गया था। ये आपका यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 31 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो बताइए दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसके द्वारा पेश किया गया था या रखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा द्वारा किया गया हो था, जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसकी पहली बैठक पूछता है तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, कब दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 की इसकी प्रथम बैठक हुई थी और संविधान सभा द्वारा संविधान का जो है निर्माण किया गया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और ना ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? तो बताइए दोस्तों, प्रस्तावना में कौन सा ऐसा शब्द है जो भारत को यह दर्शाता है कि यह एक प्रकार का स्वतंत्र राष्ट्र है? तो राइट आंसर बनेगा संप्रभु। ये जो है शब्द दर्शाता है कि भारत जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, प्रस्तावना को जो है राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एम के मुंशी द्वारा जो है प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली के रूप में जो है कहा गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका। यही जो है एकात्मक विशेषता है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में व्यक्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना जो है इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में व्यक्त करती है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको लाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने खाली जगह को संविधान का पहचान पत्र कहा है। तो बताइए दोस्तों, N.A. पालकीवाला ने संविधान का पहचान पत्र किसको कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा M.N. पालकीवाला ने उद्देशिका को संविधान का पहचान पत्र कहा है, अर्थात क्रेडिट कार्ड कहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी या की नोट कहा है? तो बताइए दोस्तों, किस अंग्रेज वैज्ञानिक ने जो है उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर अर्नेस्ट वर्कर के द्वारा जो है इसको संविधान की कुंजी कहा गया है।
ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श खाली जगह से लिया गया है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो ये जो है रूसी क्रांति से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2 बार यूपीएसआई में रिपीट हो चुका है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे वर्तमान में कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी, उसे वर्तमान में उस स्थान को या उस भवन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, उसे संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए खाली जगह समितियां थी। तो बताइए दोस्तों, संविधान सभा को तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? तो राइट आंसर बनेगा, इसमें कुल 13 समितियां थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो बताइए दोस्तों, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा, इसे जो है 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। तो बताइए दोस्तों, कौन जो है विधायिका में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है भारत में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया, भारत को कौन जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो संविधान की जो है प्रस्तावना इसे वर्णित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? तो बताइए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इन शब्दों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान के उद्देशिका में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो बताइए दोस्तों, हमारे राष्ट्र का उल्लेख संविधान में किस नाम से किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया अर्थात भारत के नाम से जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अखंडता शब्द। ये जो है 1975 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1976 में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये 1975 में भारतीय प्रस्तावना में नहीं था, इसे जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में जो है घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को वर्णित किया गया है भारतीय प्रस्तावना में संविधान के। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो बताइए दोस्तों, कौन जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ व्यक्त करता है? चारों में से बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यही जो है धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ व्यक्त करता है कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, किसी भी राज्य का कोई भी एक निश्चित धर्म नहीं है। यही धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही व्याख्या करता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका सही अर्थ है कि भारत में जो है वंशानुगत शासन नहीं है। यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है, अर्थात प्रस्तावना में नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा लोक कल्याण। ये शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, और बाकी आपके तीनों समाजवादी, प्रभुसत्ता संपन्न, धर्म पंथ निरपेक्ष, ये तीनों के तीनों भारतीय संविधान की उद्देशिका में हैं, जबकि लोक कल्याण भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कैसी जो है स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आज की क्लास में जो है मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसकी क्लास नेक्स्ट लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।